Hello and welcome to our today's discussion on goods and services in context of production and operation management. So today we'll be talking about goods and services, how they differ in context of production, how they differ in context of operation, what are things that are done differently for goods, that are done differently for services, why do we need to do these things differently. So before we advance on to discussion as to how they are different from production operation perspective, let us first discuss the major differences between goods and services. What are the differences? Now, if we advance further, we see that what are goods? Goods are anything tangible that we buy. कोई भी चीज़ जो आप देख सकते हैं, जिसको हाथ लगा सकते हैं, जिसको आप पैसा दे करके घर पे लेकर के आ सकते हैं, वो चीज़ क्या होती है? गुड्स। एक पेन हो गया, वो एक गुड है। मोबाइल हो गया, वो एक गुड है। तो गुड्स हैं जो बेसिकली मैं घर ला सकता हूँ, किसी को दिखा सकता हूँ और बाद में भले चाहूँ तो उसको आगे भी सेल कर सकता हूँ। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कि जो गुड्स हैं वो जितनी वैल्यू के आपके लिए हैं उतनी ही वैल्यू के लिए किसी दूसरे के लिए भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अ बाइक, मैं बाइक खरीदता हूँ, अब मैं वो बाइक आगे भी बेच सकता हूँ किसी को, तो वो उसके लिए भी वैल्यू की रहेगी। वो मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, वो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी। वेयर जो सर्विसेज होती हैं वो टेंजिबल नहीं होती है, फिजिकल नहीं होती है इन नेचर। मैं उनको देख नहीं सकता हूँ, मैं उनको खरीद के घर नहीं ला सकता हूँ, मैं उनको खरीद के घर पे ला करके स्टॉक नहीं कर सकता हूँ कि बाद में यूज़ कर लूँगा। तो जो सर्विसेज हैं वो जनरली टेंजिबल नहीं है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है कि वो टेंजिबल है या नहीं। अभी जो हमने बात की कि जो गुड्स हैं वो आपके लिए भी इक्वल वैल्यू के लिए हैं, वैल्यू के हैं जितने दूसरे के लिए। अगर एक बाइक आपको ट्रांसपोर्टेशन करा रही है तो दूसरे को भी वो उतना ही आराम देगी, कंफर्ट देगी, उसको भी उतना ही ट्रांसपोर्टेशन कराएगी। लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज ऐसा नहीं है कि आपको जितना वर्थ दे रही है वो दूसरे को देगी। सर्विसेज जनरली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सर्विसेज क्या होती हैं? मैंने कोई एक लेक्चर सुना, मैंने कोई एक मूवी देखी, तो वो लेक्चर सुनने में मुझे जो नॉलेज मिली, वो मूवी देखने में मुझे जो अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट हुआ, फन हुआ, हंसी आई, अब ये चीज़ें जो है वो देयर एंड देन मैंने कंज्यूम कर ली। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक मूवी का एंटरटेनमेंट जो है वो घर ले जा करके स्टॉक कर दूँ और जिस दिन मन ख़राब होगा उसको याद करके उसके एंटरटेनमेंट से मैं खुश हो लूँ। तो सर्विसेज क्या हो गई? दे कैन नॉट बी इन्वेंटरीड। यू कैन नॉट टेक इट होम और कोई और उदास हो रहा है तो उसको आप वो मूवी दिखा दो कि मैंने उस दिन मूवी देखी थी, मेरे को इतनी अच्छी लगी थी, ले आज मैं तू भी वो इमेजिन कर। वो इमेजिन नहीं कर सकता। तो सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो तो उसी के लिए है। मैं अगर बीकानेर से जयपुर चला जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे को कह दूंगा कि इसी रास्ते के ऊपर आप वापस से चले जाओ, तो वो नलीफाई नहीं होगा। ये चीज़ें ऐसी है कि अपन इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते कि भाई मैं उधर गया वो इधर आया तो हम बराबर हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो गुड्स क्या है जो फिजिकली हम देख सकते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, घर में इन्वेंट्री कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, बिजनेस में स्टॉक कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया, बाद में उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन सर्विसेज के अंदर ऐसा नहीं है। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टॉक्ड। तो मेनली ये इन दो के अंदर का डिफरेंस है। बाकी अभी इनके बारे में और अपन बात करेंगे। तो अगर हम देखें कि क्यों हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज हम तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस करने की कहाँ बात आई? गुड्स आर अ प्रोडक्ट, सर्विसेज आर अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? जो मेरी ऑफरिंग है। व्हाट इज अ प्रोडक्ट? इट इज माई ऑफरिंग टू द मार्केट। मैं कुछ बनाता हूं, मैं कुछ बोलता हूं, मैं कुछ सोचता हूं और मैं उसको मार्केट को ऑफर करता हूं। अगर मार्केट उसको खरीदने को तैयार है तो इट इज अ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, गुड्स हो सकती है, सर्विसेज हो सकती है। मेरा लेक्चर है वो एक सर्विस है। मैं अगर एक पेन बेच रहा हूं तो आपको एक गुड मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। क्यों हम इतना पढ़ रहे हैं? हम इतना इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारे को एक छोटा सा क्लासिफिकेशन दिख रहा है डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। डेवलप्ड के अंदर हम जनरली कौन सी कंट्रीज़ को इमेजिन करते हैं? यूएस है, यूके है, जर्मनी है, ये जो भी यूरोपियन नेशंस हैं, बाय एंड लार्ज हम इनको डेवलप्ड मानते हैं। अंडर डेवलप्ड कौन से रह जाते हैं? नाइजीरिया हो गया, सूडान हो गया, इस तरह के जो
बाय एंड लार्ज जो अफ्रीकन थोड़ा सा एरिया है वो उसको हम इसमें डाल देते हैं। डेवलपिंग कौन से हो गए? इंडिया हो गया, रशिया हो गया, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस फ्रॉम एशिया जो हैं, जो एग्जैक्टली डेवलप्ड में भी नहीं गई हैं लेकिन एग्जैक्टली अंडर डेवलप्ड भी नहीं रह गई हैं, लाइक इंडिया, रशिया, ठीक है ना। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। हम अगर डिटेल्स में जाएं तो और भी हमारे को डेवलप्ड के और अंडर डेवलप्ड के और डेवलपिंग के केसेस मिल सकते हैं, कंट्रीज मिल सकती है, बट दिस इज बाय एंड लार्ज हाउ वी आर क्लासिफाइंग कि जो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है और अंडर डेवलप्ड है। तो कंट्रीज लाइक यूएस, जर्मनी वुड बी टर्म्ड एज डेवलप्ड, कंट्रीज लाइक इंडिया, रशिया, रशिया का एसेंशियली वो वाला पोर्शन जो थोड़ा डेवलप नहीं है, जो यूरोप के साथ लगता है उस तरफ लगता है, वो तो फिर भी थोड़ा बेटर है। अदरवाइज देयर आर पैचेस ऑफ रशिया विच आर नॉट सो मच डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड नाइजीरिया, सूडान, जहाँ पे खाने का भी अभी हम पूरा प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, महामारियाँ ज़्यादा फैल जाती है। तो इन एनी केस, तो ये जो केसेस हैं अगर इनको हम स्टडी करें कि इनमें कितना इंडस्ट्री है, कितना गुड्स है और कितना सर्विसेज है। हम तो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम तो ये चिंता कर रहे हैं पहले कि ये गुड्स एंड सर्विसेज हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, एज वी कैन सी, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर सर्विसेज का जो प्रोपोर्शन होता है जीडीपी के अंदर, वो ऑलमोस्ट 70 to 80% तक जाता है। मतलब जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज कौन सी हैं? इंश्योरेंस है, एंटरटेनमेंट है, कार सर्विस है, टैक्सी है, रेल है, एरोप्लेन है, होटल इंडस्ट्री है, ये सारी क्या है? सर्विसेज हैं। तो अगर हम देखें तो डेवलप्ड नेशंस के अंदर 70 to 80% पैसा कहाँ से आता है? हेल्थ सर्विसेज हैं। ये सारा कहाँ से आता है? 70 to 80% जीडीपी को कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? सर्विसेज कर रही है। जबकि अगर हम अंडर डेवलप्ड की बात करें तो ये जो 70-80% सर्विसेज का शेयर है, अंडर डेवलप्ड के अंदर ये 40-50% का ही रह जाता है। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। और अगर हम डेवलपिंग की बात करें जैसे इंडिया, रशिया, तो वो कहीं मिडवे में आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 40-50% अगर हम अंडर डेवलप्ड का सर्विस सेक्टर कह रहे हैं, 70-80% डेवलप्ड का कह रहे हैं, तो 50-60% डेवलपिंग का होता है। तो हम, ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है कि आप किसी भी कंट्री को देखना चाहते हो कि इज इट अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। आप देखिए कि सर्विस सेक्टर उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर्विस सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, मोबाइल फ़ोन आ जाता है, अभी हमने बात की मेडिकल आ जाता है। तो जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पैसा किस में जा रहा है? इन सब में जा रहा है। अंडर डेवलप्ड होते हैं उनके अंदर इन चीज़ों में कम पैसा जाता है। हम समझ के ही देखें, जो डेवलप्ड है, आज हमारे अगर घर के अंदर 30,000 रुपये सैलरी का आ रहा है, तो उस 30,000 में से खाने में कितना जाएगा? अगर 2 जनों का, 3 जनों का, 4 जनों का, 5 जनों का परिवार है, 5,000-7,000 रुपया चला जाएगा। तो व्हाट हैपेंड? 30,000 में से 5,000-7,000 कहाँ गया? हमारा फूड आइटम्स के अंदर चला गया। फिर 2,000-3,000 का हमारा मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ जाएगा, 1,000 रुपये का हमारा कम्युनिकेशन बिल आ जाएगा। आजकल सबके पास सिम होती है, घर पे इंटरनेट होता है, टेलीफोन होता है। 1,000 रुपये का हमारा कोई केबल का आ जाएगा। 3,000-5,000 की कोई इंश्योरेंस की किस्त चली जाएगी। 4,000, 5,000, 8,000 का हमारा किराया हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देखें कि जो 30,000 का खर्चा हम एक ऑर्डिनरी हाउस होल्ड का देख रहे हैं, उसमें से खाने का कितना गया? 5,000। कुछ और भी आइटम्स आ रहे हैं, लेट से कपड़ा आ गया, पेन आ गया, कैलकुलेटर आ गया, 10,000 का खर्चा हो रहा है। इसका मतलब उसने गुड्स पे कितना खर्चा? 30 में से 10,000 खर्च दिया। 33% ऐसा खर्चा किया जो उसके घर में आया है, दिख रहा है उसे। लेकिन उसमें से 20,000 रुपया उसने कहाँ खर्चा जो उसके घर में कहीं दिख नहीं रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अगर मेरे घर में आ गई है तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को दे दूंगा, आज मैंने स्टोर करके रख ली। वो तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पेमेंट हुआ है वो किसका हुआ है? जो मैंने पिछले महीने कंज्यूम कर ली। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक 30,000 रुपया जो कमा रहा है उसका 33% कहाँ जा रहा है? गुड्स में। 66% कहाँ जा रहा है? सर्विसेज में। ये एक मिडिल रेंज हुआ। अब हम एक थोड़ा सा नीचे आते हैं कि कोई जन अगर 10,000 ही कमा रहा है तो उसके 10,000 में से खाने में कितना जाएगा? 5-7,000 तो उसका भी जाएगा। खाने का तो लिटरली खर्चा सेम होता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो अभी 30,000 कमा रहा था उसका 7,000 आ रहा हो, जो 10,000 कमा रहा था उसका 4,000 आ रहा हो खाने का खर्चा। थोड़ा डिफरेंस हो सकता है लेकिन इतना स्ट्राइकिंग डिफरेंस नहीं होगा। तो 4,000 5,000 उसका खाने में चला गया। 500 1,000 1,500 का उसके यहाँ भी कोई स्टेशनरी आती होगी, बच्चे पढ़ रहे होंगे, यूनिफॉर्म का खर्चा, ड्रेस का खर्चा, ये खर्चा हो गया। तो अब यहीं पे अगर मैं रुक जाता हूँ तो भी
उसने अपने 10,000 में से 5,000 रुपया कहाँ खर्च दिया? गुड्स के अंदर खर्च दिया। इसका मतलब 50% ऑफ हिज इनकम हैज गॉन टू गुड्स। अगर ये कैलकुलेशन हमारे को समझ में आई है कि एक परिवार है जिसमें हाउस होल्ड इनकम 30,000 है, एक परिवार है जिसमें हाउस होल्ड इनकम 10,000 है, 10,000 वाले का 50% जा रहा है गुड्स के अंदर। एक सिंपल कैलकुलेशन ली है, और डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा जा रहा हो गुड्स के अंदर। 30,000 वाले का 33% जा रहा है। वहीं पे अगर किसी की सैलरी 1 लाख है तो 1 लाख है तो वो कोई 50,000 का खाना नहीं खा जाएगा। 1 लाख है तो भी वो उसकी किचन के अंदर जो आइटम्स आ रहे हैं वो कितने आएंगे? 5,000 7,000 के आएंगे। मे बी वो ड्राई फ्रूट्स ले आएगा 10,000 के आ जाएंगे। कपड़े ले लेगा तो कपड़े कितने ले लेगा? वो महंगा कपड़ा लेगा लेकिन कितने ले लेगा? 10,000 के कपड़े भी ले लिए उसने। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसके घर के अंदर लाख में से कितना आ रहा है? 20,000 के गुड्स आ रहे हैं। उसका अब 80,000 रुपया कहाँ जा रहा है? सर्विसेज में जा रहा है। क्यों जा रहा है? बड़ा सारा घर है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, उनकी सैलरी जा रही है, कहाँ गई? सर्विसेज में गई। बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, कहाँ गया? सर्विसेज में गया। बड़े बड़े टेलीविजन्स लगे हुए हैं, बिजली खा रहे हैं, बड़े बड़े टेलीविजन्स लगे हुए हैं, महंगे महंगे कनेक्शन ले रखे हैं केबल के, कहाँ गया? सर्विसेज में गया। इतने बड़े घर का इंश्योरेंस करा रखा है, कहाँ गया? सर्विसेज में गया। खुद का खूब बड़ा इंश्योरेंस करा रखा है, वो जो 10,000 वाला है वो कोई इंश्योरेंस नहीं कराता है, तो इसका मतलब सर्विस सेक्टर में उसका पैसा नहीं जा रहा है। तो हियर इटसेल्फ वी सी कि जो ज़्यादा वेल ऑफ है उसका सर्विसेज के अंदर कितना जा रहा है? 70-80% पैसा जा रहा है, जबकि गुड्स में क्या जा रहा है? 10-15% 20%। तो ये एक बहुत अच्छी पैरामीटर होती है कि हम किसी भी कंट्री को देख सकते हैं कि उस कंट्री की हेल्थ कैसी है। आप डेवलप नेशंस के अंदर देख लीजिए, हेल्थ सर्विसेज पे जाता है, इंश्योरेंस के ऊपर जाता है, गाड़ियों की सर्विसेज पे जाता है, तो वहाँ सारा पैसा किस में जा रहा है? सर्विसेज में जा रहा है। गुड्स के ऊपर बहुत बैर मिनिमम होता है। तो अगर हम यहाँ पे अब वापस से इस क्लासिफिकेशन पे आते हैं, तो जो हमने इन हाउस होल्ड्स का देखा कि जो ज़्यादा वेल ऑफ है उसका ज़्यादा पैसा सर्विसेज में जा रहा है, जो बहुत लिटरली सब्सिस्टेंस पे रह रहा है कि 10,000 रुपया कमा रहा है उसका ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? गुड्स में जा रहा है। यही हम यहाँ देख रहे हैं अपनी स्लाइड के अंदर कि अंडर डेवलप की अगर हम बात करें तो सर्विसेज में क्या है? 40-50%, जबकि डेवलप्ड की बात करें तो 70-80%। डेवलपिंग मिडवे है तो उसकी ज़्यादा बात हम नहीं करते हैं। वहीं पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जो डेवलप्ड है उनके अंदर एग्रीकल्चर का कंपोनेंट बहुत कम होता है, 1-5%, क्योंकि वहाँ पे दूसरे काम बहुत सारे हो रहे हैं। खाना तो कोई भी जना उतना ही खाता है। एक डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, अंडर डेवलप्ड है, जो अनाज की खपत है वो तो सेम रहेगी। जैसे अभी हमने देखा 10,000 वाला भी 5,000 का खाना खा रहा था, 30,000 वाला भी 5,000 7,000 का खाना खा रहा है। आप 1 लाख पे चले जाएंगे तो भी 5-7 का रहेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा कोई चॉकलेट्स खा लेगा और ड्राई फ्रूट्स खा लेगा तो 5 से 7,000 की जगह 8-9,000 10,000 हो जाएगा। तो बाय एंड लार्ज खाने का तो हमारा कंजम्पशन सबका किस तरह का है? सिमिलर ही है। तो जब खाने का कंजम्पशन हम सबका सिमिलर टाइप का है तो फिर ये फर्क कहाँ आ रहे हैं कि वहाँ मेजॉरिटी मेरा कहाँ जा रहा है? घर के इंश्योरेंस में, खुद के इंश्योरेंस में। सेम हैपन्स विद दीज कंट्रीज कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका हम देखें 80 से 70%, 70 से 80% कहाँ जा रहा है? सर्विसेज में। एग्रीकल्चर का बहुत छोटा कंपोनेंट है, 1 से 5% का। वहीं अगर हम अंडर डेवलप्ड में आ जाते हैं तो उनमें एग्रीकल्चर का बहुत काम होता है, क्योंकि वो तो अभी उनके यहाँ बिजली है नहीं, उनके यहाँ इंश्योरेंस है नहीं, उनके यहाँ केबल है नहीं, उनके यहाँ टेलीफोन है नहीं, तो उनका खर्चा इन सर्विसेज में जाता ही नहीं। उनका खर्चा किस में जाता है? कपड़ा खरीद लूँ, खाना खरीद लूँ, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। इसका मतलब मेरे पास जब 10,000 रुपया आ रहा है तो मेरा सारा पैसा कहाँ जा रहा है? बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी कपड़ा मकान, ये सब क्या हो गए? गुड्स हो गए। तो हम देख रहे हैं कि अंडर डेवलप्ड जो हैं उनके अंदर एग्रीकल्चर का कंपोनेंट कितना है? एज हाई एज 20-30%। सर्विसेज की बात करें तो डेवलप्ड में बहुत ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट होता है, लेकिन अंडर डेवलप्ड के अंदर बात करें तो काफ़ी कम हो जाता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो डेवलप्ड में बहुत छोटा कंपोनेंट होता है जीडीपी के अंदर, अगर हम इन टर्म्स ऑफ जीडीपी देख रहे हैं तो, जबकि अंडर डेवलप्ड में एक बहुत हैंडसम अमाउंट कौन रोल प्ले करता है? एग्रीकल्चर पे करता है। फिर इंडस्ट्री की अगर बात करें, इंडस्ट्री जनरली हम किसको कह रहे हैं? जो गुड्स बना रहा है, पेन बना रहा है, कैलकुलेटर बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, लैपटॉप बना रहा है। तो इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके अंदर अराउंड 20-30% का कंट्रीब्यूशन किसका आता है? इंडस्ट्री का आता है। वेयर एज अंडर डेवलप्ड के अंदर क्या है? 30-40% का कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का आता है। तो वी कैन सी फ्रॉम हियर कि जैसे जैसे हम अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग की तरफ एडवांस करते हैं, जैसे जैसे हम थोड़े वेल ऑफ होने लगते हैं, जैसे जैसे हमारी तनख्वाह बढ़ने लगती है, हमारा ज़्यादा पैसा कहाँ जाने लगता है? सर्विसेज में जाने लगता है।
अब इसको ज़्यादा पैसा ना कहें, ज़्यादा बड़ा प्रोपोर्शन कहें, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे मेरी तनख्वाह बढ़ती है, मेरी तनख्वाह का एक बहुत छोटा सा अमाउंट किस में जाता है, फूड के अंदर, किचन के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो वो पैसा कम नहीं गया, पैसा तो ऑलमोस्ट सबका बराबर ही जाता है, लेकिन जब मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलती है तो वो 5,000 10,000 रुपया क्या हो गया, उसका प्रोपोर्शन कम हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन है कि हम फटाक से देख सकते हैं कि इस कंट्री की हेल्थ कैसी है। अगर इनका मेजर चंक 70-80% जा रहा है सर्विसेज के अंदर, अगर जीडीपी के अंदर 70-80% कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विसेज का आ रहा है, तो वो कंट्री को हम एक डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं कि उनके पास इतनी सुविधाएं हैं, उतना पैसा है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि उन्होंने सब कुछ ले लिया है। अब उनका सारा इन्वेस्टमेंट किस में जा रहा है, सर्विस सेक्टर में जा रहा है। फाइन। और डेवलपिंग को अगर हम देखें तो मिडवे चलता है, एग्रीकल्चर अराउंड 10-30%, इंडस्ट्री की बात करें तो करीब 20 से 30% हो जाती है, सर्विसेज की बात करें तो करीब 50 से 60% हो जाती है। तो इन दोनों के बीच के अंदर हमारी डेवलपिंग नेशंस रह गए। फाइन। तो दिस वाज एलोकेशन ऑफ जीडीपी। तो इसलिए सर्विसेज एंड गुड्स को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये कितना क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन दे रहे हैं हमारे को बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। एक परिवार को भी हम देख सकते हैं, अगर उनका पैसा, ज़्यादा पैसा सर्विसेज में जा रहा है, इसका मतलब उनके पास पैसा है, इसका मतलब दे आर वेल ऑफ। तो ये एक कारण है कि हम इतना ज़्यादा सीरियसली डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं गुड्स को और सर्विसेज को। अब हम यहाँ देखें कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गुड्स क्या है जो इन्वेंट्री किए जा सकते हैं, जो घर ला के रखे जा सकते हैं, और जिनको अगर हम बेचें, जिसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड बेच दिया, तो वो इक्वल वर्थ के होते हैं। दैट इज़ अ गुड। सर्विस की एक बात करते हैं। आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लाख रुपए के प्रीमियम दिया, अब आपको ये पसंद नहीं आ रही इंश्योरेंस पॉलिसी, तो क्या हम दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि यार मेरे को तो ये पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है, दूसरे को दे देता हूँ? क्या वो 50,000 में उस पॉलिसी को ले लेगा? उसके लिए वो वर्थ नहीं है, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या लिख रखा है, किसके नाम से बनी हुई है, किसको कुछ होगा तो मिलेगा, इसके पीछे नॉमिनी कौन है उसको मिलेगा। तो आप दूसरे को दे भी दोगे वो पॉलिसी, तो भी वो पैसा किसको मिलने वाला है, नॉमिनी को। इसका मतलब वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है, ये जो सर्विस मैंने 1 लाख रुपए की खरीद डाली, ये दूसरे के लिए किसी वर्थ की नहीं है। मैंने मूवी देख डाली 500 रुपये का टिकट लेकर के, वो दूसरे के लिए किसी काम की नहीं है। तो सर्विसेज को हमने अभी इस तरह से क्लासीफाई किया था कि गुड्स विच कैन बी इन्वेंटरीड, सर्विसेज विच आर नॉट इन्वेंटरी, दे आर कंज्यूम्ड देयर एंड देन, उसका वहीं पे यूटिलाइजेशन हो गया, कंज्यूमशन हो गया और आप फ्री हो गए, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं एक कॉन्टिनम, कॉन्टिनम मतलब 100% गुड्स 100% सर्विसेज, और फिर बीच का हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके अंदर कुछ कंपोनेंट गुड्स का है, कुछ कंपोनेंट सर्विसेज का है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम इसको देखें तो वी सी दैट 100% गुड्स के साइड हमारे पास क्या है, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर। स्ट्रिक्टली एक ऐसी चीज़ है जो आ जाती है, पड़ी रहती है, और अगर इसको बेचोगे तो ये दूसरे के लिए भी बहुत अच्छी वर्थ की रहेगी। मैं कार लाता हूँ, मेरे को पसंद नहीं आती है, मैं बेच देता हूँ। हाँ, मैं 5 लाख की कार लाया हूँ, मैं अगर उसको अगले ही दिन बेचता हूँ तो 5 लाख में नहीं बिकेगी, वो हो सकता है 4 लाख में, 4.5 लाख में, 3 लाख में, 3.5 लाख में, कितने में भी बिके। उसकी सेलिंग प्राइस कम हो गई है, रीसेल वैल्यू कम हो गई है। उसका कारण ये नहीं है कि उसकी यूटिलिटी कम हो गई है। कल की कल अगर वो बिक रही है, आज मैं लाया और कल उसको बेच देता हूँ, तो वो दूसरे को बिल्कुल उतनी ही ठंडक देगी, उतनी ही अच्छी एफिशिएंसी देगी, उतनी ही अच्छी माइलेज देगी जितनी वो मेरे को देती। तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो ऑटोमोबाइल इज वन सच थिंग। आता है घर के अंदर, दिखता है, पूरी वैल्यू का मेरे लिए, और अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ तो वो उसको भी, सामने वाले को भी पूरी वैल्यू देगा। हम यहाँ पैसे से ना फंसें, यूटिलिटी को देखना है कि क्या अगर वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाए तो पूरी यूटिलिटी मिलती है या नहीं। अगर आप वेरी नेक्स्ट डे ट्रांसफर कर देते हैं, पूरी यूटिलिटी उसको मिलेगी। जबकि इंश्योरेंस पॉलिसी में आप वेरी नेक्स्ट डे ट्रांसफर कर दीजिए, घर पे लाते टाइम उसको ट्रांसफर कर दीजिए, दूसरे के लिए वो यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि नॉमिनी फिक्स्ड है। इसका बेनिफिट तो किसको जाने वाला है, अगर हुआ तो नॉमिनी को जाएगा। तो ऑन वन एंड ऑफ दिस कॉन्टिनम इज 100% प्रोडक्ट्स, 100% गुड्स, 100% सर्विसेज। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक एंड पे ऑटोमोबाइल है, फिर धीरे धीरे अंदर आना शुरू करते हैं तो कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर क्यों आ गया? क्योंकि कंप्यूटर आप दुकान से ले सकते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर की वर्थ किससे होती है, सॉफ्टवेयर से होती है। तो वहां पे अब थोड़ा सा डिफरेंस आने लग रहा है कि मैंने अगर एक 50,000 का कंप्यूटर लिया है और उसके अंदर 10,000 20,000 का एक लाइसेंस्ड विंडोज़ डाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, ऑफिस MS ऑफिस डाला है, फोटोशॉप डाला है, कुछ भी डाला है, जो भी सॉफ्टवेयर डाले हैं मैंने 10-20 हज़ार के,
तो उस कंप्यूटर की वर्थ कितनी हो गई 60,000। लेकिन अब जब मैं इसको दूसरे को बेचता हूँ तो उसको 60,000 की वर्थ नहीं मिलेगी, उसको वर्थ क्या मिलेगी 50,000 की। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर पोर्शन है उसका तो उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये जो मैंने विंडोज़ खरीदा, ऑफिस खरीदा, ये दूसरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अब हम बेचते टाइम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि ये सब इंस्टॉल्ड है, ये यूज़ कर लेना, लाइसेंस्ड कॉपी है। बट ये गलत बात है। वो लाइसेंस्ड किसको थी? मेरे को थी, मेरे कॉलेज को थी, मेरे इंस्टीट्यूट को थी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को थी। तो मैं अगर दूसरे को दे रहा हूँ तो लाइसेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट ने तो मेरे साथ लाइसेंस किया था कि आई एम सेलिंग दिस की टू मनीष तंवर, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो कंप्यूटर के अंदर हमने देखा, बाइक के अंदर, कार के अंदर क्या था, आपने दूसरे को दे दिया, 100% यूटिलिटी उसकी थी। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर की यूटिलिटी तो पूरी है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो लाइसेंस्ड है, तो वो तो फिर लाइसेंस हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। हो भी जाएगा, जैसे अगर लाइनेक्स डाला हुआ है तो उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फिर से लाइनेक्स डाल देगा, नई एडिशन खुद के नाम से। बट पूरी यूटिलिटी ट्रांसफर नहीं हो रही है। फिर और धीरे धीरे आए इंस्टॉल्ड कारपेटिंग। अब हमने कारपेट लगा रखा है, ज़मीन पे बिछा रखा है, तो वो पूरा कारपेट मेरे पास है, लेकिन अब उसको किसी दूसरे को दे देते हैं तो उतनी यूटिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होगी। मैं लाता हूँ, 1 दिन 2 दिन हफ्ता भर रख करके बाइक बेच देता हूँ, कार बेच देता हूँ, वो दूसरे के लिए बिल्कुल सही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कारपेट को अगर इस तरह से यूज़ किया जा रहा है तो हफ्ते 10 दिन के बाद यस वो उसके लिए वर्थ की रहेगी, लेकिन थोड़ी सी तो मैली हो जाएगी, थोड़ी सी तो घिस जाएगी। हो सकता है अगर मैं कोई बरसात के टाइम में गीले जूते ले आया हूँ तो उसके ऊपर थोड़ा सा ख़राब तो हो जाएगी वो, बट स्टिल वो एकदम इंटैक्ट है और वो दूसरे को दी जा सकती है। तो अब हम यहाँ देखें, जैसे जैसे इस कॉन्टिनम में हम नीचे आते जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि क्या वो दूसरे के लिए वर्दी है क्या। बहुत क्लियर डिमार्केशन है बिटवीन अ गुड एंड सर्विस। ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, इंस्टॉल्ड कारपेटिंग, फास्ट फूड मील। फास्ट फूड मील आप लाइए, खुद कंज्यूम कर लीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, आपके घर आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं। अभी नहीं मन हो रहा है, सब्जी ज़्यादा है, कुछ खाया हुआ है, घर पे सब जने खाना खा चुके थे, अभी नहीं खाएंगे, दिन को खा लेंगे, शाम को खा लेंगे, तो वो फास्ट फूड मील क्या होगा, इन्वेंटरी की जा सकती है, बाद में कंज्यूम की जा सकती है। आपको नहीं पसंद आ रही है, आप किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई ज़रूरतमंद आ जाता है उसको दे दीजिए। तो फास्ट फूड मील आ गई। धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो फिजिकल कंपोनेंट है वो कम होता जा रहा है और उसका जो सर्विस एस्पेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। रेस्टोरेंट मील एंड ऑटो रिपेयर। अभी जो रेस्टोरेंट मील मिलती है हमारे को, वहां पे भी खाना तो मिल ही रहा है हमारे को, लेकिन यही खाना घर पे ले आए थे तो इन्वेंट्री कर सकते थे, शाम को खा सकते थे। लेकिन रेस्टोरेंट मील को हमने क्या किया, गुड्स से थोड़ा सा दूर रख दिया। अगर हम इस पिक्चर को देखें, ये इमेज जो हमारे सामने है, तो हमने क्या किया, फास्ट फूड मील को तो थोड़ा सा गुड्स की तरफ रखा, लेकिन रेस्टोरेंट मील को कहां ले गए हम, थोड़ा सा सर्विस की तरफ ले गए। रीजन बीइंग कि जो फास्ट फूड मील होती है उसके अंदर खाने का कंपोनेंट होता है। फास्ट फूड होता है, आपको दिया जाता है, आप खा लेते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट मील के अंदर क्या होता है कि हम जाते हैं, एम्बियंस को एंजॉय करते हैं और वो वहीं की वहीं ख़त्म करके आ जाते हैं। तो यहाँ वो गुड्स एंड सर्विसेज वाला अलग हो गया। फास्ट फूड मील यू कैन टेक इट, इन्वेंट्री इट, घर पे ले जा सकते हो, खा सकते हो, नहीं भी खाया तो वो फटाफट खाया और ख़त्म कर दिया। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट के अंदर बैठते हैं तो वहाँ जो हमारे पास बिल आता है उसके अंदर सिर्फ खाने का बिल नहीं होता, उसके अंदर वो अपने एसी का, फ़ैन का, लाइटिंग का, एम्बियंस का, म्यूज़िक का, जो आपको सर्व कर रहे थे वेटर्स टेबल के ऊपर आकर के, उनका, उन सब का पैसा भी वो उसके अंदर चार्ज करता है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि सेम मील फास्ट फूड सेंटर पे या पिक एंड कैरी पे हमारे को गुड एलिमेंट ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर सर्विस एलिमेंट ज़्यादा आ गया है। देन और आगे चलें तो हॉस्पिटल केयर। हॉस्पिटल केयर के अंदर क्या होता है, लिटरली हम वापस घर पे कुछ नहीं लेकर के आते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा पूरा केयर किया जा रहा है। हाँ, वहाँ पे जब वो दवाइयाँ आती है तो यू कैन सी देम फिजिकली। अगर डॉक्टर कह देता है ये आपके काम की नहीं है तो ठीक है, रख लेते हैं, बाद में कभी काम आ जाएगी, नहीं तो वो किसी और के काम आ सकती है। तो वो एलिमेंट तो है कि इसके अंदर गुड्स वाला एलिमेंट है पूरा, हमने इसको सर्विस में नहीं कन्वर्ट किया हॉस्पिटल केयर को। लेकिन फिर इसके अंदर मेजॉरिटी जो हम पेमेंट करते हैं वो उन मेडिसिन का नहीं करते हैं, वो उस डॉक्टर की कंसल्टेंसी का करते हैं। वहाँ के जो गुड्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी मशीन्स लगी हुई हैं, इक्विपमेंट लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, उन सबको भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट ज़्यादा अब धीरे धीरे किसका होने लगा है, जब हम कार लाए थे तो पूरा पेमेंट कार का हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ सामान ऐसा भी है जो मैं वापस ले आऊँगा, कुछ दवाइयाँ बच जाएंगी वो मैं वापस ले आऊँगा, कुछ एक्सरेज जो मेरे निकले हैं, रिपोर्ट्स जो निकली हैं, वो कागज़ है, वो फाइल है, मैं वो अपने साथ ले आऊँगा। तो जब घर आ जाऊँगा तो मेरे पास गुड्स होंगे,
जिनको मैं 6 महीने साल बाद अगर कोई डॉक्टर चेंज होता है तो उसके साथ रेफ़र कर सकता हूँ, तो उसको दिखा सकता हूँ। तो कुछ गुड कंपोनेंट तो है, लेकिन सर्विसेज ज़्यादा है। जो मैंने पैसा ज़्यादा दिया वो किसका दिया है? इलाज का दिया है। जो मैंने सर्विसेज वहाँ कंज्यूम की, जो उन्होंने मेरा ध्यान रखा, फाइन। तो अब धीरे धीरे हम देखें कि उसके अंदर से गुड कंपोनेंट कम होता जा रहा है और सर्विस कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। तो हॉस्पिटल केयर, आगे बढ़ जाएं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एजेंसीज, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? हमारे को हाथ में तो कुछ देते नहीं है। एडवर्टाइजमेंट वाले एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, वो एडवर्टाइजमेंट एयर हो जाएगा, तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आया, देयर एंड देन कंज्यूम हो जाएगा। अगर मैंने उससे होर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1 महीने का, तो वो वहाँ पे पड़ा और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे घर पे आ गया, अगले साल फिर से मैं उस कैंपेन को लॉन्च कर सकता हूँ, नहीं। वो सर्विस तो मैंने कंज्यूम कर ली होर्डिंग की, वो न्यूज़पेपर के अंदर जो मैंने स्पेस खरीदी थी कि मेरा एक ऐड आना चाहिए यहाँ पे, वो ऐड आ गया, ख़त्म। अब अगले साल वो ऐड किसी काम का नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर एडवर्टाइजिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक है, उस टाइम की एडवर्टाइजिंग लाइफ लॉन्ग काम आएगी, लेकिन मैं वापस से उस ऐड को यूज़ नहीं कर सकता नई पॉपुलेशन के लिए, नई जनरेशन के लिए। तो दिस इज़ हाउ अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे को जो मिलने वाला कंपोनेंट है वो कम होता जा रहा है। सर्विस मिल रही है, यू यूज़ दैट सर्विस, खत्म हो जाएगी, पेरिशेबल है। कंसल्टिंग सर्विस, टीचिंग, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से एक जगह से हम कुछ सीखते हैं, कोई राय लेते हैं, कोई वकील के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, आज उसने मेरा इलाज कर दिया, अब मैं अर्जने का इलाज कर दूंगा। एक वकील से मैंने कंसल्टेशन ली है, अब मैं किसी का भी केस सॉल्व कर दूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि हर वकील सेम केस होते हैं, सेम ज़मीन के झगड़े होते हैं, लेकिन वो हर बार केस देख करके अलग तरह से पुटअप करेगा। कहीं 2 भाइयों का होगा, कहीं बाप बेटा का होगा, कहीं भाई बहन का होगा, कहीं पड़ोसी की ज़मीन का होगा। तो हर एक केस में वो देखता है, कोई कॉलोनी होगी, कोई कॉलोनी रजिस्टर्ड कॉलोनी होगी, कोई बिना पट्टे की कॉलोनी होगी, तो कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग लेवल की हैं, तो वकील हर चीज़ देखता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा केस उसने सॉल्व किया और अब मैं आगे किसी का भी लैंड डिस्प्यूट सॉल्व कर दूंगा। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कंसल्टेंसी के अंदर, जब आप आ गए टीचिंग के अंदर, मैं किसी का लेक्चर सुनता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सब्जेक्ट आ गया और अब मैं आगे किसी को भी पढ़ा दूंगा। मेरे को तो वो पूरा डिसिप्लिन पढ़ना होगा, सब्जेक्ट पढ़ना होगा, इन डेप्थ नॉलेज होगी, तब मैं जाकर के किसी से शेयर कर सकता हूँ। तो वी सी ओवर हियर कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम एडवांस कर रहे हैं, मेरे को जो फिजिकली मिलने वाला कंपोनेंट है वो खत्म हो रहा है। अब अगर मैंने कंसल्टेंसी ले ली डॉक्टर से, वकील से, किसी टीचर से, तो वो मेरे काम आ जाएगी, वो किसी और के काम नहीं आ सकती। जब डॉक्टर एनालाइज करता है, चेक करता है, टेस्ट कराता है, तो वो बिल्कुल मेरे केस के हिसाब से दवाई देता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कैसा किसी और को हो रहा है तो मैं कह दूं कि ये दवाई ले लो। वो तो केस देखा जाएगा कि इसको एलर्जी है, इसकी हिस्ट्री क्या है, हो सकता है दोनों को सेम प्रॉब्लम हुई है, लेकिन एक जने की कुछ मेडिकल हिस्ट्री है, एक जने की नहीं है, तो दोनों पे सेम इलाज तो हम नहीं दे सकते। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीचिंग, जहाँ भी हम किसी से बात करके कुछ ग्रास्प कर रहे हैं, वो आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब यहाँ देखें, हमारे को लिटरली कुछ नहीं मिल रहा है, बोल मिल रहा है, वो आदमी बोल रहा है, खत्म हो रही है। अब वहाँ से बाहर निकलेंगे तो यू हैव नथिंग टू शो टू एनीवन कि मैंने क्या सुना, क्या देखा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे तो लिटरली वो जो फिजिकल कंपोनेंट है वो खत्म ही हो गया है, इन्वेंट्री करने वाला खत्म ही हो गया है। फाइनली आते आते हम काउंसलिंग के ऊपर आ गए, जहाँ पे क्लियरली कोई जना सिर्फ बात ही बात कर रहा है, कोई एक पर्चा भी नहीं दे रहा है, नोट्स भी नहीं दे रहा है, कोई बुक भी नहीं दे रहा है जिसके अंदर कुछ है। तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूम फ्रॉम 100% गुड्स टू 100% सर्विसेज। हम इसको देखें, ये कि सामने किसी भी चीज़ को देखें हम कि ये गुड है या सर्विस है, तो यू कैन मेक इट आउट कि अगर मैं ये ले लेता हूँ तो क्या ये दूसरे के लिए वर्थ की है। मैंने रेलवे का एक टिकट लिया तो सर्विस है, उसमें फिजिकल कंपोनेंट तो है, टिकट तो मिला है हमारे को। अगर ऐसे टिकट्स खूब सारे इकट्ठे हो जाएं तो 10 रुपये किलो की रद्दी से वो बिक जाएंगे, लेकिन कितना कम है, कितने टिकट इकट्ठे होंगे तब वो 10 रुपये की वर्थ के होंगे। लेकिन फिजिकल तो है, घर ला के तो रख सकता हूँ मैं उस टिकट को, उसको जला करके हाथ तो सेक सकता हूँ। तो इसका मतलब उसकी फिजिकल वर्थ कुछ तो है। लेकिन जब मैं 1000 रुपये का एक टिकट लेता हूँ तो वो 1000 रुपये में इस कागज़ के टुकड़े की तो 1 रुपये की भी वर्थ नहीं होगी। ऑलमोस्ट पूरा 1000 रुपये की वर्थ क्या है कि वो जो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, रास्ते के अंदर सर्विसेज मिलेंगी, एसी के अंदर हमारे को वो ब्लैंकेट देगा, सारा 1000 रुपया उसका लिया जा रहा है। ऑलमोस्ट उस टिकट का तो कोई वैल्यू नहीं है। ये जो ब्लैंकेट दिया जा रहा है ये दिखने में गुड है, लेकिन गुड है नहीं, इट इज़ अ सर्विस, क्योंकि आप घर नहीं ले जा सकते। अभी हमने ऑटोमोबाइल की बात की, ऑटोमोबाइल एक इतनी सुंदर चीज़ है कि ये दोनों एक्सट्रीम्स पे चलती है। सेम ऑटोमोबाइल अगर मेरी ओनरशिप में है तो इट इज़ 100% गुड, लेकिन सेम ऑटोमोबाइल अगर मैं टैक्सी के शेप में यूज़ कर रहा हूं तो इट इज़ 100% सर्विस। तो हम ऐसा ना देखें कि ये गुड है या ये सर्विस है।
वही ऑटोमोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास पड़ा है, 100% गुड है। लेकिन वही कार, सेम मेक सेम मॉडल, अगर टैक्सी की शेप में मैंने यूज़ किया कि किसी को टैक्सी को हायर किया, तो मेरी उस पर कोई ओनरशिप नहीं है। मैं तो वहाँ जाऊँगा, दूसरी जगह उतर जाऊँगा और उस टैक्सी से मेरा रिलेशन खत्म। आई हैव कंज्यूम्ड दैट सर्विस। सेम मेरे को कंफर्ट मिला, लेकिन इट वॉज अ सर्विस, फर्स्ट केस में गुड है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को आज यहाँ एक लाइन बना दें कि ये गुड है और ये सर्विस है। वी नीड टू सी कि ये गुड है या सर्विस है, किस तरह से चलेगा। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हुआ कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या गुड्स हैं और क्या सर्विसेज हैं। अब अगर हम यहाँ थोड़ा सा इनको डिमार्केशन करना की कोशिश करें थियोरेटिकली, तो गुड्स क्या होते हैं? टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? इंटेंजिबल होती हैं। टेंजिबल मतलब यू कैन सी दैम, फील दैम, टच दैम, कैरी दैम विद यू टू योर होम, टू योर वर्क प्लेस। इंटेंजिबल वो है जो दिखता नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। एक अच्छा गाना सुना, एक अच्छी मूवी देखी, एक लेक्चर सुना बहुत अच्छा जो कि मेरे समझ में आया, तो यू कैन ओनली कीप इट इन योर हेड, आप उसको अपने साथ फिजिकली लेकर के नहीं जा सकते। तो दीज आर गुड्स एंड सर्विसेज। टेंजिबल प्रोडक्ट, इंटेंजिबल प्रोडक्ट। गुड्स के अंदर कैन बी इन्वेंटरीड, जो बार बार हम कह रहे हैं कि आप उनको घर पे ला करके रख सकते हैं। प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। सर्विसेज का क्या है कि वहीं के वहीं पे आपको कंज्यूम करके ख़त्म करनी है। रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो वहीं खाना और ले जा नहीं सकते। 1000 रुपये का भी रेल का टिकट लिया तो वो उस रेल के अंदर ही कंज्यूम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 500 रुपये की जर्नी अभी कर लेता हूँ, घर ले जाता हूँ, 500 रुपये की लोकल जर्नी कर लूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। वो तो ट्रेन की जर्नी ही होगी। इट विल बी कंज्यूम्ड देयर एंड देन। वहीं पे वो प्रोड्यूस होएगा, रेलवे लाइन पे ही, वहीं पे वो सर्विस जो है ख़त्म भी हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। देन हम देखें कंसिस्टेंट प्रोडक्शन डेफिनेशन, इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन। गुड्स के अंदर एक कंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन चलती है। कंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन मतलब पता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। आज मैं एक सैमसंग का नोट 10 लेता हूं, महीने भर बाद घर में किसी और को भी सैमसंग का एक नोट 10 दिलाता हूं, तो ये दोनों नोट 10 सेम ही चलेंगे, इनके अंदर डिफरेंस नहीं होगा, इनका प्रोसेसर सेम ही चलेगा, इनकी स्पेसिफिकेशन सेम है। इनके अंदर जब इनको आप बॉक्स से निकालोगे तो इसके साथ जो एक्सेसरीज आ रही हैं वो सेम ही आएंगी। तो प्रोडक्ट, देयर इज अ कंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन। जो स्पेसिफिकेशंस है, जो रैम है, जो स्पीड है, जो बेंचमार्क्स आएंगे वो बिल्कुल सेम आएंगे। जबकि सर्विसेज में इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन। मैं आज एक मेडिकल कंसल्टेंसी लेकर के आता हूँ, महीने बार बाद फिर मैं घर में किसी को वो मेडिकल कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है, दोनों सेम नहीं होंगी। आज उसके होने का कारण दूसरा हो सकता है, महीने भर बाद मानसून आ जाएगा, जगह जगह पानी स्टोर होने लगेगा, कीड़े होने लगेंगे, हो सकता है कोई दूसरा कारण हो उसकी एलर्जी का। आज हो सकता है उस एलर्जी का या बीमारी का कोई दूसरा कारण हो। तो इसका मतलब जो सर्विस की प्रोडक्ट डेफिनेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है। अच्छे मूड से जाते हैं तो रेस्टोरेंट के अंदर खाना अच्छा लगता है, किसी दिन गुस्सा किए हुए, लड़े हुए, झगड़े हुए गए हैं तो उसी रेस्टोरेंट के अंदर वो खाना बुरा लगता है। जाते ही वेटर अच्छे से पानी पिला देता है, सर्व कर देता है, खाना अच्छा लगता है। किसी दिन वो किसी ने हमारे को अटेंड नहीं किया 15 मिनट तक, खाना बुरा लगता है, जबकि खाना तो ऑलमोस्ट वो सेम ही बना रहे होंगे, सेम मसाले यूज़ कर रहे होंगे। तो वेरी इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन। सर्विसेज के अंदर प्रोडक्ट डेफिनेशन बहुत ही इनकंसिस्टेंट होती है। सेम 1000 रुपये का रेलवे का टिकट लेकर के मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, दूसरा भी ट्रैवल कर रहा है, सेम कंपार्टमेंट के अंदर है। मैं एक जना जब वहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन पे जाके उतरता कहता है कि थक गए आज तो, परेशान हो गए। दूसरा जना एकदम खुश उतरता है वहाँ से कि चलो मैं अपने घर आ गया हूँ। सो व्हाट इज़ हैपनिंग? सेम जर्नी, सेम कंपार्टमेंट, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स अलग है। इसका मतलब दोनों को सर्विस अलग टाइप की मिली होगी। तो यहाँ जो सर्विसेज के अंदर होता है, देयर इज़ वेरी इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन, ये एक गड़बड़ रहती है। जबकि गुड्स के अंदर वेरी कंसिस्टेंट डेफिनेशन। हम 5 रुपये का अगर एक रेनॉल्ड्स का पेन ले रहे हैं तो आज ले, महीने भर बाद लेना, साल भर बाद लेना, वो लिटरली सेम ही रहेंगे, अनलेस दे हैव मेड सम चेंजेस। अनलेस वो मॉडल वो 2 साल पुराना पेन था और चल नहीं रहा था। अगर वो नया पेन है, अभी उसकी एक्सपायरी नहीं आई है, इंक सूखी नहीं है, इट विल बी इन गुड शेप। देन लो कस्टमर इंटरेक्शन एंड हाई कस्टमर इंटरेक्शन। ये जो इनकंसिस्टेंसी ऊपर हमने बात की कि गुड्स के अंदर कंसिस्टेंट डेफिनेशन वेरएज सर्विसेज के अंदर इनकंसिस्टेंट डेफिनेशन, उसका एक मेजर कारण यही है। क्या है मेजर कारण? कि जो हमारी ये कस्टमर इंटरेक्शन है गुड्स के अंदर बैर मिनिमम है। गुड तो आपको लाते हैं और आप घर पे ले आओ। क्या सैमसंग का वो जो नोट 10 अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया, उसमें मेरा कोई पार्टिसिपेशन था? आउट ऑफ द बॉक्स।
हाँ, सेम नोट 10 6 महीने बाद दोनों के अलग हो सकते हैं। सेम डेट को हम 2 जने लेते हैं, नोट 10 6 महीने बाद अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो 6 महीने हमने यूज़ कैसे किया। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि कस्टमर इंटरेक्शन कुछ है ही नहीं। पैक्ड फ़ोन मिल रहा है आपको, पैक्ड प्रोडक्ट मिलता है। बाइक्स हैं, कार्स हैं, जिनको हमने 100% गुड पे रखा था, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो जना लेगा उसके लिए वो सेम होंगी, क्योंकि कस्टमर इंटरेक्शन अभी नहीं है। साल भर बाद सेम कार 2 जने लेते हैं, वो अलग हो सकती है कंडीशन में, डिपेंडिंग ऑन कैसे कौन ड्राइव करता था। लेकिन खरीदते टाइम कस्टमर इंटरेक्शन उसमें ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं 5 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, दूसरा भी कोई 5 लाख की गाड़ी ले रहा है, दोनों को बिल्कुल सेम रिटर्न्स मिलेंगे। मैं ₹1,00,000 का फ़ोन ले रहा हूँ, कोई दूसरा ₹1,00,000 का फ़ोन ले रहा है, बिल्कुल सेम रिटर्न्स मिलेंगे। मैं ₹5 का पेन ले रहा हूँ, कोई दूसरा ₹5 का पेन ले रहा है, बिल्कुल सेम रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है प्रोडक्ट के बनने में, प्रोडक्ट के खरीदे जाने में। वेयर सर्विसेज में हाई लेवल ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन। अब सेल्फ सर्विस काउंटर्स होते हैं। सेल्फ सर्विस काउंटर्स के अंदर हम वहाँ से वो प्लेट लेते हैं और डोसा लेते हैं, और उसके अंदर जो हमारी दाल है वो एकदम ऊपर तक भरी हुई है, और लाते टाइम वो हिल जाता है और गिर जाता है, दाल गिर जाती है। तो अब जब हम बैठेंगे तो वो दाल हो सकता है मेरे कपड़ों पे गिर गई, हो सकता है वो दाल खाली प्लेट के अंदर गिरी, और बड़ा वो शैबी सा लगेगा, खाने के अंदर हमारे को इतना अच्छा मज़ा नहीं आ पाएगा। वहीं पे दूसरे दिन जब मैं ला रहा हूँ, दाल उसने थोड़ी सी कम रख दी थी, तो इसलिए मैं आराम से आ भी गया, कहीं टकराया भी नहीं, हिला भी नहीं, वो दाल भी नहीं गिरी, और बड़े अच्छे से मैंने खाना भी खा लिया। तो अब उसके अंदर क्योंकि कस्टमर इंटरेक्शन आ गया है, तो हम देख रहे हैं कि सर्विस कितनी इनकंसिस्टेंट हो गई है। एक दिन वो खाना शैबी लग रहा था, एक दिन वो खाना अच्छा लग रहा है। डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं हम, एक केस होता है जहां पे कोई जना डॉक्टर को सारी डिटेल्स बता देता है कि मेरे को ये चीज़ इतने दिन से हो रही है, मैं टेम्परेचर भी अपना मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं बीपी भी अपना मॉनिटर कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते भर का मेरा ये बीपी है, जनरली मैंने पैटर्न देखा है कि मैं बाहर निकलता हूँ तब होता है, जनरली मैंने पैटर्न देखा है कि कार का ग्लास नीचे होता है तब ये होता है। तो वो इतनी डिटेल्स दे देता है कि डॉक्टर कैन पिन पॉइंट द इशू। वहीं दूसरा है, वो कह देता है मेरे को तो यहाँ पे सिर दर्द हो रहा है पिछले हफ्ते भर से। अब सिर दर्द हो रहा है तो यू शुड गिव सम हिस्ट्री। जब हम कुछ बताएंगे ही नहीं तो फिर डॉक्टर तो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर उसको एक्सप्लोर करके देखेगा। वहीं पिछले केस में जब उसने इतनी हिस्ट्री दे दी थी, हो सकता है उसका इलाज 500 रुपये में हो जाए, इसका इलाज जो है, जो कह रहा है सिर दर्द है, 5,000 रुपये में होगा, क्योंकि आपने कुछ बताया नहीं। तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपके सारे टेस्ट करवाएगा। हम क्या कह देते हैं, चोर डॉक्टर है, उसका काम 500 में कर दिया था, मेरा 5,000 में किया। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट है, कस्टमर, हाई कस्टमर इंटरेक्शन। उस कस्टमर ने अच्छे से इंटरेक्ट किया, उसका काम अच्छे से हो गया। मैंने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं किया, मेरा काम अच्छे से नहीं हो रहा है। हम गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं, अगर मैं उसको प्रॉब्लम बिल्कुल पिन पॉइंट करके बता पाऊँ, मेरे को बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी। अगर मैं उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझा पाऊँ, सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये जो कस्टमर इंटरेक्शन है वो प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत लो होता है, और उसी के कारण वो डेफिनेशन कंसिस्टेंट रहती है, जो हमने अभी पीछे 2 बातें की है जो लिखी हुई है हमारे पास। और वहीं पे सर्विसेज के अंदर बहुत हाई लेवल ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन है। इंश्योरेंस पॉलिसी में समझा ही नहीं रहा हूँ मेरे पास पैसा कितना है, मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो सामने वाला कुछ भी बेच देगा मेरे को, तो बिकॉज कस्टमर इज इन्वॉल्व। देन स्टैंडर्डाइज्ड और सिमिलर प्रोडक्ट। जब कस्टमर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप कार लो, पेन लो, मोबाइल लो, एवरीथिंग विल बी स्टैंडर्डाइज्ड। 2 कार, 2 पेन, 2 मोबाइल, एवरीथिंग, 2 लैपटॉप्स, 2 शूज़, 2 शर्ट्स, 2 टी शर्ट्स, 2 कैप्स, 2 चश्मे, जो भी चीज़ आपने ली है वो सारी क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है, सिमिलर है। सिमिलर जैसा एक चश्मा है, अगर सेम ब्रांड का सेम मैं कल जाके दूसरा लाता हूँ तो वो भी बिल्कुल सेम होगा। सर्विसेज ऑफन यूनिक। जैसे अभी डॉक्टर की बात की, तो जिसने सब कुछ बता दिया है वो बाहर बड़ा सेटिस्फाइड निकल रहा है कि ठीक है मेरे को बता दिया है, एग्जैक्टली दवाई मिल गई। दूसरा जो निकल रहा है वो कह रहा है मेरे को तो ये 50 टेस्ट लिख दिए, 5,000 रुपये लगवा दिए मेरे। तो इट इज़ ऑफन यूनिक डिपेंडिंग ऑन कस्टमर इंटरेक्शन। आप कितना बता रहे हो, आप कैसा इंटरेक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी सर्विस पे इफेक्ट पड़ेगा। देन प्रोडक्शन यूजुअली सेपरेट फ्रॉम कंजम्पशन बट फ्रीक्वेंटली डिस्पर्स्ड ऑल्सो। गुड्स की अगर बात करें तो जहां पे हम कंज्यूम करते हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर उसका प्रोडक्शन हो रहा होता है। मैगी खाता हूं मैं, मैगी घर में लेके आता हूं, उसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है मेरे को आइडिया ही नहीं है। मैंने ये लैपटॉप खरीदा, इसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है मेरे को पता ही नहीं है, जब तक अनलेस मैं इसको टैग देखूं कि ये मेड इन मलेशिया है या मेड इन चाइना है, पता ही नहीं पड़ेगा आपको। बहुत दूर हो रहा है इसका प्रोडक्शन। हम रेनॉल्ड्स का पेन लेते हैं, हमें पता ही नहीं इसका प्लांट कहाँ है, गुड़गांव में है या
बॉम्बे की साइड है, थाने में है, कुछ आइडिया नहीं है हमारे को, क्योंकि इट्स प्रोडक्शन इज फार ऑफ, जनरली फार ऑफ फ्रॉम वेयर इट इज कंज्यूम्ड। जबकि सर्विसेज के अंदर प्रोडक्शन जनरली वहीं होता है जहां पे वो कंज्यूम की जा रही है। हाँ, मूवीज की बात अगर करें तो मूवी एक जगह प्रोड्यूस होती है, दूसरी जगह देखी जाती है। बट अगर सर्विसेज को ज़्यादातर हम देखें तो जो इंश्योरेंस कंसल्टेंट मेरे को सर्विस दे रहा है, जो डॉक्टर मेरे को सर्विस दे रहा है, जो टीचर मेरे को सर्विस दे रहा है, वो जनरली क्या होता है, आसपास ही बनाई जाती है, कस्टमर के नज़दीक जा करके ही वो बनाई जाती है। कॉलेजेस हैं, कॉलेज क्या है, सर्विस देता है, प्रोडक्ट तो कुछ इन्वॉल्व, गुड तो कुछ इन्वॉल्व है ही नहीं। कॉलेज के अंदर तो हमारे को क्या मिलता है, लेक्चर मिलता है, बुक्स, अगर स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है तो वो एक गुड्स का कंपोनेंट हो जाएगा, लेकिन जो हमारी 25,000 की फीस है उसमें से बुक्स का कंपोनेंट कितना है, 500, 2,000, लेकिन 20,000, 22,000 जो लग रहा है वो किसका लग रहा है, कि जो एम्बियंस हमारे को वहाँ मिल रही है, जो कंफर्ट मिल रहा है, जो टीचर्स हमारे को पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्शन यूजुअली कहाँ होता है, जहाँ पे कंजम्पशन होना है। तो कॉलेजेस कहाँ होते हैं, जनरली सिटी के पास होते हैं। हम देखते हैं ज़्यादातर कॉलेजेस कहाँ होते हैं, सिटी के पास होते हैं। हाँ, आजकल थोड़ा कंसेप्ट आ गया है कि बड़े लश ग्रीन कैंपसेस होंगे तो वो थोड़ा सा सिटी से बाहर निकल करके लेते हैं, तो वो उनकी यूएसपी हो सकती है। बट देन मोर ऑफन देन नॉट वी सी कि जो भीड़ जा रही है वो शहर के नज़दीक वाले कॉलेजेस में ही जा रही है, दूर वाले कॉलेजेस के अंदर भीड़ थोड़ा सा कम जाती है, क्योंकि आना जाना मुसीबत रहता है। तो वी सी के जो सर्विसेज जनरली है वो कहाँ होती है, वहीं होती है जहाँ पे उनको कंज्यूम करना है। हॉस्पिटल्स हैं, रेयरली विल यू सी कि कोई हाईवे के ऊपर हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल्स कहाँ होते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ सिटी है, जहाँ वो कंजम्पशन होगा उस सर्विस का। तो सर्विसेज जनरली वहाँ होती है जहाँ पे उनका कंजम्पशन होना है, तो वो प्रोड्यूस भी जनरली वहीं पे की जाती है। नेक्स्ट लेट अस हैव अ क्विक लुक एट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, और फिर हम देखते हैं कि सर्विसेज। कैरेक्टरिस्टिक मतलब स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस क्या हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट हम क्या देखने की भी कोशिश करेंगे कि जो हम प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उसका क्या रोल है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सर्विसेज के अंदर, गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर। ये हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि जो गुड्स पे एप्लीकेबल होता है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, सर्विसेज पे, एग्रीकल्चर एंड वेटनरी प्रोडक्ट्स पे क्या लगता है, ऑपरेशंस लगता है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को हम यहाँ थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओएम इन मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। यूटिलिटी है, तो यूटिलिटी का हम देख रहे हैं, वैल्यू एडेड बाय द क्रिएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसके अंदर जो यूटिलिटी आती है वो कहाँ से आती है, वैल्यू एडेड बाय क्रिएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के टाइम ही देखा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि वैल्यू एनहेंसमेंट हो रहा है। एक लकड़ी का ब्लॉक लिया जाता है और उसकी एक टेबल बना दी जाती है। तो यहाँ पे जो वो यूटिलिटी आ रही है, लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर मैं बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लेकिन उस लकड़ी के ब्लॉक को जब प्रॉपरली कट कर दिया जाता है तो उसका बेड बन जाता है, टेबल बन जाती है, चेयर बन जाती है। तो उसके अंदर जो यूटिलिटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वैल्यू एडिशन से। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट ध्यान जो हमारे को देखना होता है वो ये देना होता है कि इसके अंदर जो यूटिलिटी आएगी वो कहाँ से आने वाली है, वैल्यू एडिशन से। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, इनको हम बहुत डिटेल में वापस से देखने वाले हैं। अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के हो सकते हैं प्रोसेसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, किस तरह से वो पड़े हुए हैं। तो एक असेंबली प्रोसेस हो सकता है, एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो ये नोमेनक्लेचर और इनमें हम वापस से अभी जाएंगे डिटेल के अंदर। एक बार सिर्फ हम देख लें कि असेंबली प्रोसेसेस कौन से हैं, जहाँ पे चीज़ें इकट्ठी की जा रही है, कि हमारे पास कंपोनेंट्स आए हुए हैं, मदरबोर्ड आया हुआ है, स्क्रीन आया हुआ है, बॉडी आई हुई है, स्क्रूज आए हुए हैं और हम उनको असेंबल कर रहे हैं। तो वो हो गए हमारे जनरली असेंबली प्रोसेसेस, एज वी कैन सी जनरली यूज्ड इन टेलीविजन एंड कार्स। कार कभी बनती नहीं है एक जगह पर, जो कार मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे वो क्या करता है, बेसिकली असेंबली करता है। वही ऑर्गेनाइजेशन, वही कंपनी, होंडा है, मर्सिडीज़ है, वो अपने इंजन भी बना रही है, लेकिन वो उस असेंबली लाइन पर नहीं बना रही है। इंजन का एक अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ इंजन बन रहे हैं, और जहाँ इंजन बन रहे हैं बेसिकली वहाँ भी असेंबली चल रही है, छोटे कंपोनेंट्स आके इंजन बन रहा है, फिर ये इंजन दूसरी जगह आ गया तो चेसिस के ऊपर बॉडी के अंदर इंजन लग गया तो कार बन गई। तो वन वी हैव असेंबली प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग जनरली कैसी चीज़ों के अंदर, जहाँ पे स्टील बना रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कुकिंग ऑफ एग्स,
तो इनके अंदर एक प्रोसेस होता है, इंटरमिटेंट होता है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। जब हम एग्स को बनाते हैं, आमलेट बनाएंगे, ऑमलेट बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, पहले बेसिकली उसको एग को फोड़ा, उसको मिक्स किया, मसाला डाला, तो अभी एक अलग ही टाइप का प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर हीट रिलेटेड नहीं है। लेकिन फिर जब ये मिक्सचर तैयार हो गया और इसको हमने डाला तवे के ऊपर, तो एक अलग चल रहा है। तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि अलग अलग प्रोसेसेस किए जाते हैं उस मटेरियल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली उसकी शक्ल ही बदल दी जा रही है, जबकि असेंबली वाला प्रोसेस जो है उसमें बेसिकली असेंबल किया जा रहा है। जो अभी वुड वाला था हमारा, फर्नीचर वाला था, वो क्या है, असेंबली आएगा या प्रोसेस में चला जाएगा वो, क्योंकि वहाँ पे चीज़ ट्रांसफॉर्म की जा रही है, उसकी शक्ल बदल दी जा रही है। असेंबली का क्या मतलब होगा कि आजकल फर्नीचर मिल गया है, ऑनलाइन फर्नीचर आने लग गया है, तो वो क्या करते हैं, एक डिब्बे के अंदर आपको सारे ब्लॉक्स दे देते हैं, एक चार्ट दे देते हैं कि इस तरह से इसको असेंबल कर लेना। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जो वुडन ब्लॉक्स थे और वो सब थे, उनकी शक्ल बदली नहीं गई, वो तो लाए गए और यहाँ पे असेंबल कर दिए गए और घर पे ला करके उसकी टेबल बना दी, अलमीरा बना दी। कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इन सब में क्या हो रही है, असेंबली हो रही है। इवन कार्स में हमने देखा असेंबली हो रही है। तो ये ब्रॉडली हमने दो अलग कर दिए। एक तो वो जहाँ पे शक्ल ही बदल रही है, दूध अलग था, पानी अलग था, चाय की पत्ती अलग, चीनी अलग थी, लेकिन उनको मिक्स कर दिया गया तो वो क्या हो गया, रेडीमेड वो चाय बन गई हमारी रेस्टोरेंट की। अलग चीज़ें थी, उनकी शेप भी बदल दी गई, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। और जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, असेंबली हो रही है, शेप नहीं बदली जा रही, वो असेंबली की जा रही है। हम कंप्यूटर को देखते हैं तो उसके अंदर मदरबोर्ड वगैरह हैं, वो सारे हैं, और आप चाहो तो उस असेंबली को डिसअसेंबल कर सकते हो, आप उनको अलग कर सकते हो। लेकिन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप उनको वापस अलग नहीं कर सकोगे। जो चाय बन गई है उसको अब वापस से अलग नहीं किया जा सकता। कुकिंग एग्स, अगर एक ऑमलेट बन गया है तो अब वापस से वो रिवर्स प्रोसेस करके अलग नहीं हो सकता। मोबाइल है, एक मोबाइल है जिसका मदरबोर्ड खराब हो गया, एक का स्क्रीन खराब हो गया, तो हम इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, खोलेंगे तो अलग हो जाएंगे। तो असेंबली वालों में ये एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। तो प्रोडक्शन की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो ये दो जनरली प्रोसेस क्लासिफिकेशन हो सकता है, एक तो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग और एक असेंबली मैन्युफैक्चरिंग। फिर अगर हम बात करें तो इसी क्लासिफिकेशन की, तो इट कैन बी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रन्स, कि किस तरह से हमारा प्रोडक्शन चलेगा। एक तो हो सकता है डे इन एंड डे आउट चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो वो तो क्या हो गया, कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑयल एक्सट्रैक्शन है, असेंबली लाइंस है, ये लगातार चलती जाती है, बिजली बन रही है, लगातार चलते जाते हैं, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। वन लॉन्ग प्रोडक्शन रन टर्न्स आउट फिनिश गुड्स, चल रहा है, काम चल रहा है, लास्ट के अंदर आपके पास पेट्रोल आ जाएगा, काम चल रहा है, लास्ट के अंदर आपके पास बिजली आ जाएगी। नोबडी इज इंटरवीनिंग। जनरली इन प्रोसेसेस के अंदर क्या होता है, खाली हम ध्यान रखते हैं इनका, बाकी काम अपने आप चलता जाता है। फिर इंटरमिटेंट होते हैं। इंटरमिटेंट क्या है, शॉर्ट बर्स्ट, अभी हुआ फिर नहीं हुआ। जैसे अभी एग बनाया था हमने, वो क्या था, इंटरमिटेंट था। मैं उसको बना करके बाहर जा करके डोर खोल के आ सकता हूँ, फिर हो सकता है कि मैं 5 मिनट के अंदर मोबाइल पे कॉल अटेंड करके आ जाऊँ, फिर आ जाऊँ। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो पीछे से काम चलता ही गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंटरमिटेंट उस तरह के प्रोसेसेस हो गए जो होते हैं, रुकते हैं, बीच में कुछ दूसरा काम हो जाता है। और इवन अगर मैं वही काम कर रहा हूँ तो भी आप देखिए कि पहले हीट का काम नहीं हो रहा था, पहले उसको मिक्स करने का काम हो रहा था, फिर उसको तवे पे हीट करने का काम हो रहा था, तब कोई मिक्सचर का काम नहीं चल रहा था। तो इंटरमिटेंट एक तरह का काम एक बार होता है, चपाती बनाई जाती है तो पहले एक अलग ही तरह का काम हो रहा है आटा गूंदने का, फिर एक अलग ही तरह का काम हो रहा है उसको शेप देने का, रोटी की शेप देने का, गोल शेप देने का, फिर एक अलग तरह का काम हो रहा है उसको हीट करने का। और जब वो हीट किया जा रहा है तब उसी टाइम हम क्या कर सकते हैं कि फिर कोई दूसरी तरह का आटा गूंद लेते हैं, उसको थोड़ा थिक कर देते हैं, उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, जैसा भी है। तो ये इंटरमिटेंट है, इनके अंदर आप एक काम कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो, जबकि जो कंटिन्यूस है वो एक के बाद एक चलते रहेंगे, मेरे कुछ भी करने से वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम मैन्युफैक्चरिंग को जनरली एसोसिएट करते हैं। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस सेक्टर। अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर के अंदर एक बहुत मेजर जो प्रॉब्लम है वो मेजरिंग ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी क्या हो गया कि सर्विस सेक्टर के अंदर जनरली क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, और जो क्वालिटी होती है उसके अंदर बेसिकली कस्टमर भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर क्वालिटी क्या है, डॉक्टर अच्छा है या नहीं, मूवी अच्छी है या नहीं, सर्विस है मूवी, तो किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है, एक गाना किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। तो अब यहाँ पे हम कहाँ फंस गए हैं कि क्वालिटी अच्छी हुई नहीं हुई, कोई बहुत सॉलिड बेंचमार्क्स नहीं है। क्वांटिटी
हमेशा ही सर्विस सेक्टर की क्वांटिटी हमेशा थोड़ी सी कम रहती है। मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो एक लिमिट है कितने ले सकता हूँ, जबकि जो पेन मैन्युफैक्चरर है, जो कॉपी मैन्युफैक्चरर है, उसका तो दनादन कॉपीज बन रही है, पेन्स बन रहे हैं। जितना कॉपी पेन मैं आज भरवा सकता हूँ उससे कितना ही गुना वो बना सकता है। तो इसका मतलब क्वालिटी क्वांटिटी के इश्यूज रहते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर हमारे पास। मेजरिंग क्वालिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का पार्टिसिपेशन है उसमें। वो ही मरीज जिसने सब कुछ बताया था डॉक्टर को, उसको अच्छी सर्विस मिल गई। सेम डॉक्टर, मरीज ने कुछ नहीं बताया, 5,000 के टेस्ट लिख दिए। तो क्वालिटी मेजर करना मुश्किल है। प्रोडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इन मैन्युफैक्चरिंग बट वीक इन सर्विसेज। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अभी हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो प्रोडक्टिविटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैन्युफैक्चरिंग। हम देख सकते हैं कितना बन रहा है, कितने माल से कितना कन्वर्जन हो रहा है, कितनी देर में कितना बन रहा है, ये मशीन से क्या प्रोडक्टिविटी मिल रही है, इस वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये कितनी बना देता है एक दिन के अंदर। वर्कर ए 10 यूनिट बनाता है, वर्कर बी 12 यूनिट बनाता है, 12 की वर्कर बी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग इन मैन्युफैक्चरिंग। जबकि सर्विसेज के अंदर प्रोडक्टिविटी का इतना हम कुछ देख नहीं सकते। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 60 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल फिर 60 बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि आज वाले अच्छे होंगे या कल वाले अच्छे होंगे। यू कैन नॉट कंपेयर, क्योंकि उसके अंदर सामने वाले का भी पार्टिसिपेशन है। तो प्रोडक्टिविटी का कुछ आइडिया नहीं लगा सकते हम सर्विसेज के अंदर। हाँ, मेजरमेंट्स होते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ईजीली हम कुछ जज नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट सर्विस सेक्टर के अंदर ये बहुत देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स के कारण सर्विसेज बहुत अलग होने लग गई। पहले हम बैंक्स के अंदर जाते थे, घंटों खड़े रहते थे, कैशियर गिन रहा है, फिर वो हमारे को पैसा दे रहा है, हम लाइन में लगे हुए हैं। आज एटीएम्स इतने बन गए तो वो कैशियर की इंटरवेंशन हट गई। पहले हमारे को उसी 4 घंटे के अंदर 10 से 2 के अंदर लेना पड़ता था बैंक से पैसा, अब आप 24 घंटे ले लीजिए। तो वो एक थोड़ा सा बेटरमेंट हो गया। जो ब्रांच है वहीं जाके विड्रॉ करना पड़ता था पूरे शहर के अंदर, आज एटीएम्स पूरे शहर में, किसी भी दूसरी ब्रांड के एटीएम में घुस जाओ, पैसा विड्रॉ कर लो। तो सर्विसेज के अंदर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स बहुत हुए और बहुत इम्पैक्ट भी है उनका। लाइक एटीएम्स इंप्रूव आवर बैंकिंग एक्सपीरियंस। वहाँ जाते लाइन में लगे रहते, गर्मी में लगे रहते, सिग्नेचर मैच नहीं होता, वो सब टंटे हट गए। तो सर्विस एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, आराम से एटीएम में घुसते हैं, एसी चल रहा होता है, पैसा निकालते हैं, आ जाते हैं। यूनिवर्सल प्राइस कोड्स मेक चेकआउट्स फास्टर। हर एक चीज़ आप कहीं से भी ले लो, उनके पास एक वो बार कोड स्कैनर होता है, क्योंकि सब जगह वो स्टैंडर्डाइज बार कोड्स लगने लग गए हैं कि प्राइस कोड है तो इस बार कोड में ऐसे इंटीग्रेट होगा। तो कहीं पे भी जाओ, आप टी शर्ट ले रहे हो सेम शॉप से, वो उसी को, रिलायंस पे जाएँ हम, रिलायंस पे हम सोप लेते हैं तो भी वो स्कैन हो जाता है, ऑयल लिया तो भी स्कैन हो गया, चॉकलेट ली तो भी स्कैन हो गई, कोई टॉय लिया तो भी स्कैन हो गया। तो सभी कुछ वो क्या हो रहा है, उससे हो रहा है। तो यूनिवर्सल प्राइस कोड्स बना दिए गए हैं, तो सर्विस एक्सपीरियंस बेटर हो गया। पहले हर एक चीज़ की यूँ प्राइस देखनी पड़ती, एक कागज़ पे लिखनी पड़ती, आज वो अब स्कैन किया और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्डाइज प्राइस कोड्स हैं। कंप्यूटराइज्ड एयरलाइन रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन हैं, एयरलाइन हो, रेलवे हो, चाहे बस हो, आजकल ऑनलाइन होने लग गया, आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। इंटरेक्टिव सर्विसेज फ्रॉम बैंक, स्टॉक ब्रोकर्स, ट्रैवल एजेंट्स, इंटरेक्टिव सर्विसेज देने लग गए हैं। बस के अंदर जाइए और आप अपनी सीट पिक कर सकते हैं। मूवीज़ का आपको टिकट लेना है तो आप अपनी सीट सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी चाहिए। किसी को गेट के जस्ट एंटर होते ही चाहिए होती है, पसंद होती है, किसी को गेट से दूर पसंद होती है। कोई देखता है कि जल्दी से बैठेंगे, जल्दी से निकल जाएंगे, गेट के पास रहें। कोई जना देखता है कि गेट पे इंटरफेरेंस बहुत रहेगी, सब लोग आएंगे जाएंगे, अपन दूर ले लें। यू कैन सिलेक्ट योर सीट। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो वो टिकट काटता था और जो आपको मिल गई सीट वो मिल गई। बस के अंदर आपको जाके देखना पड़ता था, आपको पिक्चर नहीं दिखती थी कि भाई कौन सी बुकड है कौन सी नहीं है, लेकिन आज बस का चार्ट आता है, यू कैन सिलेक्ट योर सीट। 2 से 4 बस का पूछ लोगे आप तो वो परेशान हो जाएगा, जबकि यहाँ पे यू कैन एक्सप्लोर 20 डिफरेंट बसेस, सबके अंदर अवेलेबिलिटी देख लो, सीट देख लो, पसंद आती है तो लो, मत नहीं तो मतलब। तो दीज आर इंटरेक्टिव सर्विसेज फ्रॉम बैंक, स्टॉक ब्रोकर्स, एजेंट्स। बैंक्स आजकल ऑनलाइन देने लग गए हमारे को सर्विसेज, ये आपके यूपीआई ट्रांजेक्शन्स आ गए हैं। तो ये सर्विसेज हैं जिनके थ्रू हमारे जो सर्विसेज पहले बैंक से मिलती थी वो बेटर इंटरेक्टिव सर्विसेज के थ्रू मिल रही है। So this was some comparison between goods and services and how our production is different for goods and services, कि हमारे क्या क्या एस्पेक्ट्स रह जाते हैं जो प्रोडक्शन में ध्यान देना है, जिनमें सर्विसेज में ध्यान देना है। हाउ दीज टू आर डिफरेंट। प्रोडक्ट्स तो सारे ही हैं, गुड्स भी मेरा प्रोडक्ट है, सर्विस भी मेरा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं बेचता हूँ मार्केट में। बट हाउ आर गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट, हाउ इज प्रोडक्शन डिफरेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम goods and services. So this is it for today's lecture.
इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कमेंट्स, सजेशंस, कोई रिक्वेस्ट हैं कि सर ये टॉपिक कवर किया जाए, तो वो आप कमेंट्स के अंदर छोड़ सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि सब्जेक्ट्स लाइक प्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इकोनॉमिक्स, ये कंप्लीट लॉज, ये सारे के सारे पूरे सिलेबस वाइज कवर किए जाएंगे। तो you should definitely subscribe to this channel, and thanks for watching. Bye bye, take care.